वेलकम टू खालसा कंप्यूटर। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और चैनल पर बने रहें नई अपडेट के लिए। नमस्कार, मेरा नाम रंजीत सिंह। मेरे YouTube चैनल खालसा कंप्यूटर पर आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा ये चैप्टर 9 का पार्ट 1 वीडियो है जिसका नाम है ओवरव्यू ऑफ फ्यूचर स्किल एंड साइबर सिक्योरिटी, जिसके अंतर्गत आज हम पढ़ने वाले हैं फ्यूचर स्किल क्या होता है, IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या होता है, उनके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, बिग डाटा एनालाइज क्या होता है, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है, उनके प्रकार और उनकी सर्विसेज के बारे में हम जानेंगे। ये हमारा CCC का लास्ट चैप्टर है। इससे पहले हमने 8 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं। तो जिन लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखे हैं वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहाँ पर हमने अपने प्लेलिस्ट का लिंक दे रखा है, वहाँ से जाकर भी आप पढ़ सकते हैं। और आप YouTube पर भी खालसा कंप्यूटर सर्च करें और उसके प्लेलिस्ट में जाएं और वहाँ से भी आप नीलट CCC की पूरी तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा फ्यूचर स्किल क्या होता है। तो फ्यूचर स्किल दिसंबर 2019 में विप्रो लिमिटेड ने नेस्कॉम की भागीदारी में फ्यूचर्स स्किल नामक प्रशिक्षण प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की घोषणा की है। उक्त प्लेटफॉर्म के माध्यम से उभरती प्रौद्योगिकियों जैसे कृत्रिम बौद्धिकता, डाटा साइंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, साइबर सिक्योरिटी का प्रशिक्षण दिया जाएगा। अब इसमें हम जानते हैं कि IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या होता है। तो IoT का पूरा नाम होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इस शब्द को केविन एस्टन द्वारा पहली बार इस्तेमाल किया गया था और उन्होंने कहा था कि ये एक ऐसी प्रणाली है जहां इंटरनेट सर्वव्यापक सेंसर के माध्यम से भौतिक दुनिया को जोड़ा जा सकता है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स के जरिए कई प्रकार के प्रौद्योगिकियों और उपकरणों को एक साथ जोड़ा जा सकता है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स नेटवर्किंग के विकास की बड़ी सफलता है। इस तकनीक का इस्तेमाल सभी गैजेट्स और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को इंटरनेट के माध्यम से आपस में जोड़ने के लिए किया जाता है। इस तकनीक की मदद से जोड़े गए सभी स्मार्ट डिवाइस एक दूसरे को डाटा भेजते हैं और एक दूसरे से डाटा प्राप्त करते हैं और एक दूसरे से भेजे गए डाटा के आधार पर ही ये कार्य करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति अपने घर पहुंचने से पहले चाहता है कि उसके कमरे का AC ऑन हो जाए और उसका घर पहुंचते ही उसका कमरा एकदम ठंडा मिले, तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स के जरिए ऐसा किया जा सकता है। वहीं अगर घर से बाहर निकलते ही उसका AC ऑन रह जाता है, IoT की मदद से आप उसे बंद भी कर सकते हैं। ये आप करना संभव कर पाएंगे। आगे हम जानते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स के एप्लीकेशंस कौन कौन से हैं। इसमें नंबर 1 पे आता है स्मार्ट घर। तो स्मार्ट घर क्या होता है ये जानते हैं। तो स्मार्ट घर इंटरनेट ऑफ थिंग्स का ही एक हिस्सा है और आप लोगों ने स्मार्ट घरों के बारे में जरूर सुना होगा। दरअसल स्मार्ट घर उन घरों को कहा जाता है जहां पर घर के सारे उपकरण इंटरनेट के साथ जुड़े होते हैं। ये उपकरण सेंसर की मदद से ही घर की हीटिंग, AC, घर के दरवाजे को कंट्रोल करते हैं। मान लीजिए कि अगर आप घर पर नहीं हैं और घर का कमरा कोई दरवाज़ा खुला छोड़कर चले गए हैं, अगर उस दरवाजे पर सेंसर लगा हुआ है तो वह अपने आप ही कुछ समय बाद बंद हो जाएगा। इतना ही नहीं, आपको इस चीज़ की जानकारी आपके फ़ोन के जरिए आपको मिल भी जाएगी। आगे हमारा अगला है इसमें वेरिएबल्स कि वेरिएबल्स टेक्नोलॉजी क्या होती है। तो वेरिएबल के अंदर भी बहुत सी चीज़ें आती हैं जिन्हें आप पहन सकते हैं, जैसे कि स्मार्ट घड़ी आती है, स्मार्ट जूते आते हैं इत्यादि। ये सारी चीज़ें इंटरनेट ऑफ थिंग्स के अंतर्गत आती हैं। वहीं आपने कई तरह की स्मार्ट घड़ियों के बारे में सुना होगा, जैसे कि एप्पल कंपनी की स्मार्ट घड़ी। इन घड़ियों की मदद से आप कई सारे कार्य कर सकते हैं, जैसे कि घड़ी आपको आपकी सेहत के बारे में जानकारी देती है। वहीं आप इन घड़ियों को अपने फ़ोन से जोड़कर वर्कआउट भी करते समय मेल भेज सकते हैं या किसी प्रकार का कार्य, कॉल जैसे ये सभी कार्य कर सकते हैं। यानी आपको वर्कआउट करते समय भी अपने फ़ोन को बार बार देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसी तरह स्मार्ट गार्डन, स्मार्ट किचन, हेल्थ से जुड़े कई उपकरण आते हैं जो कि IoT के अंतर्गत गिने जाते हैं। ये उपकरण अपने आप में ही स्थिति को समझते हुए कार्य करते हैं। आगे हमारा है IoT इन एग्रीकल्चर्स। एग्रीकल्चर्स में किस तरीके से सहायक है। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स की सहायता से मौसम का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। IoT की सहायता से खाद्य फल की उपलब्धता और आवश्यकता का रिकॉर्ड रखा जा सकता है। किसानों को अच्छी फसलों का उत्पादन करने के लिए मिट्टी की गुणवत्ता महत्वपूर्ण होती है। इसलिए इंटरनेट ऑफ थिंग्स किसानों को अपनी मिट्टी की स्थिति की महत्वपूर्ण जानकारी पाने के लिए मदद करता है। आगे हमारा है IoT इन स्मार्ट सिटी। तो स्मार्ट सिटी एक पावरफुल एप्लीकेशंस है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स की सहायता से रोजमर्रा की परेशानियां जैसे जल, बिजली आपूर्ति, ट्रैफिक, क्राइम एवं पर्यावरण संबंधित जानकारियों का निवारण किया जा सकता है।
इंटरनेट ऑफ थिंग्स की मदद से वेब एप्लीकेशन में सेंसर को इंस्टॉल करके उपलब्ध फ्री पार्किंग को भी स्लॉट पर पा सकते हैं। अगला है हमारा IoT के लक्षण क्या होते हैं। तो IoT के मुख्य मूलभूत घटक जो होते हैं उनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो नंबर 1 पे है सेंसर। तो सेंसर अपने आसपास के वातावरण से डाटा एकत्रित करता है और इस एकत्रित डाटा को साधारण तापमान की निगरानी से लेकर कॉम्प्लेक्स वीडियो भी प्रदान करता है। एक डिवाइस में कई सेंसर लगे हो सकते हैं। सेंसर उदाहरण जैसे GPS हो सकता है, कैमरा भी हो सकता है, माइक्रोफोन लगा हो सकता है, टेम्परेचर सेंसर भी लगा हो सकता है। अगला हमारा है इसके लक्षण में कनेक्टिविटी। तो कनेक्टिविटी ट्रांसपोर्ट माध्यम का इस्तेमाल करके एकत्रित डाटा को क्लाउड पर भेजा जाता है, इसलिए सेंसर संचार के विभिन्न माध्यम जैसे कि वाईफाई, सैटेलाइट नेटवर्क, ब्लूटूथ नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क आदि द्वारा क्लाउड से कनेक्ट होते हैं। अगला है डाटा प्रोसेसिंग। तो डाटा प्रोसेसिंग में एकत्रित डाटा एक क्लाउड्स पर जाता है। सॉफ्टवेयर अधिग्रहण किए डाटा को प्रोसेसिंग करता है। यह बहुत आसान वस्तुओं से लेकर कुछ भी हो सकता है, जैसे उपकरणों पर टेम्परेचर रीडिंग की जांच करना या बहुत कठिन वस्तुओं की पहचान करना इत्यादि हो सकता है। आगे हम जानते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स के फ़ायदे क्या होते हैं। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स के जरिए हम काम को बड़ी आसानी के साथ कर सकते हैं। वहीं इंटरनेट ऑफ थिंग्स के जरिए लोगों के रहने का स्तर भी अपने आने वाले समय में बढ़ जाएगा। इस तकनीक के मदद से आप एक साथ कई कार्यों को आसानी से कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने अपने दफ्तर या घर से दूर हैं तो आप स्मार्ट उपकरणों की मदद से वहां की जानकारी भी ले सकते हैं। अगला है आपका इंटरनेट ऑफ थिंग्स के नुकसान क्या हो सकते हैं। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स से जुड़ा जो सबसे बड़ा नुकसान है वो सुरक्षा को लेकर है। आज के दौर में इंटरनेट की सुरक्षा को लेकर कई सवाल उठते हैं। ऐसे में हर चीज़ को इंटरनेट से जोड़ने के कारण उनकी सुरक्षा को लेकर खतरा बना रहेगा। वहीं आने वाले समय में ये तकनीक लोगों की नौकरियों पर भी खतरा बन सकती है। तो अभी हमने जाना कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या होता है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के लक्षण क्या होते हैं और उनके फायदे और नुकसान क्या हो सकते हैं। आगे हमारा अगला टॉपिक है व्हाट इज बिग डाटा एनालाइज। बिग डाटा एनालाइज क्या होता है। तो बिग डाटा एक प्रकार का डाटा ही है जो मात्रा में बहुत बड़ा होता है, जो प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। बिग डाटा इतना बड़ा तथा जटिल है, किसी टेक्निक से मैनेज नहीं किया जा सकता और ना ही इसे स्टोर किया जा सकता है। यह डाटा का ही विशाल रूप होता है जिसे बिग डाटा कहा जाता है। तो डाटा एक इंफॉर्मेशन होती है जो किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है, जैसे कि वीडियो, ऑडियो, टेक्स्ट आदि में डाटा हो सकता है। अब हम जानते हैं बिग डाटा एनालाइज क्या होता है। तो एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें डाटा के बहुत बड़े समूह को कलेक्ट करके ऑर्गेनाइज तथा एनालाइज किया जाता है, जिसमें यूजफुल इंफॉर्मेशन को डिस्कवर किया जा सकता है। आगे हम जानते हैं बेनिफिट्स ऑफ बिग डाटा एनालाइज, यानी बिग डाटा एनालाइज के लाभ क्या हैं। तो बिग डाटा एनालाइज करने से कंपनियां, ऑर्गेनाइजेशन बेहतर ढंग से डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है। इससे कंपनी को एरर बहुत जल्दी पता चल जाता है। इससे कस्टमर सर्विस बेहतर हो जाती है, कॉस्ट सेविंग होती है, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट में हेल्प मिलती है। इससे हम मार्केट की कंडीशन को भी समझ सकते हैं। इससे कंपनी अपनी रेपुटेशंस को कंट्रोल कर सकते हैं। इससे फ्रॉड का पता चल जाता है। आगे हम जानते हैं बिग डाटा कैरेक्टराइज। तो हम इसके बारे में सबसे पहला टॉपिक है हमारा वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का मतलब आपका डाटा कितनी हाई स्पीड से आ रहा है और कितने टाइम में आ रहा है। जो बहुत ही तेज़ इंक्रीज हो रहा है, डाटा की जो वेलोसिटी है वो हर 2 साल में डबल हो जाएगी। यानी कि बिग डाटा कैरेक्टर्स के अंतर्गत वेलोसिटी में हम डाटा की वेग के बारे में जानते हैं कि डाटा कितने समय में कितना कलेक्ट हो सकता है। आगे है वैरायटी। तो बिग डाटा का बहुत बड़ा साइज भी है और बहुत सारी वैरायटी भी हैं। आज हम डाटा को टेबल और कॉलम में स्टोर नहीं कर रहे हैं। आज डाटा 2 तरह से देखा जा सकता है, स्ट्रक्चर्स और अनस्ट्रक्चर्स डाटा। पहले डाटा केवल स्प्रेडशीट और डाटाबेस से एकत्र किया जाता था, लेकिन अब डाटा ईमेल, PDF, फोटो, वीडियो, ऑडियो, टेक्स्ट आदि में पाया जाता है। आगे हमारा है वॉल्यूम। तो इसका अर्थ होता है डाटा की स्टोरेज क्षमता से है। टेक्स्ट फाइल KB में, साउंड फाइल MB में और मूवीज फाइल GB में स्टोर होती है।
अगला हमारा टॉपिक है क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है। तो इंटरनेट के माध्यम से कंप्यूटिंग सर्विस की डिलीवरी को क्लाउड कंप्यूटिंग कहा जाता है। इन सर्विसेज में नेटवर्किंग, डाटा स्टोरेज, सर्वर, डाटाबेस और सॉफ्टवेयर जैसे कंप्यूटिंग रिसोर्सेज शामिल हैं। सरल भाषा में अगर आप डाटा को लोकल स्टोरेज डिवाइस के बजाय क्लाउड बेस्ड स्टोरेज पर स्टोर करके एक्सेस करते हैं तो उसे ही क्लाउड कंप्यूटिंग कहा जाता है। आगे हम जाते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग की विशेषताएं क्या होती हैं। तो इस तकनीक में एंड यूजर को कोई विशेष तकनीक झंझट का सामना नहीं करना पड़ता है, क्योंकि यह एक इंटरनेट आधारित वर्चुअल कंप्यूटिंग प्रणाली होती है। अगला टॉपिक है, यह कंप्यूटिंग तकनीक डिवाइस इंडिपेंडेंट होते हैं, अर्थात इस तकनीक में किसी भी डिवाइस से कोई भी प्रोग्राम अथवा फाइल को एक्सेस किया जा सकता है। अगला टॉपिक है, इस तकनीक में यूजर को कार्यस्थल पर बड़ी बड़ी मशीनें अथवा कंप्यूटर से ले जाने की ज़रूरत नहीं होती है। इसमें केवल एक सामान्य कंप्यूटर तथा उससे जुड़े एक्सेसरीज की ज़रूरत हो सकती है। अगली विशेषता है, इसमें यूजर की डाटा पूर्ण रूप से सुरक्षित रहता है, क्योंकि डाटा को सुरक्षित रखने की सारी जिम्मेदारी सर्विस प्रोवाइडर की होती है। अगली विशेषता है, इस तकनीक में यूजर अपने डाटा अथवा प्रोग्राम को पूरी दुनिया में कहीं पर भी और जहां से चाहे वहां उपलब्ध कर सकता है और एक्सेस कर सकता है तथा उस पर वर्क भी कर सकता है। अगली इसकी विशेषता है, इसमें डिवाइस के स्लो होने अथवा सॉफ्टवेयर के क्रैश होने का झंझट बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि जिसमें जिस भी सॉफ्टवेयर तथा हार्डवेयर का हम उपयोग कर रहे होते हैं वो हमें सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा क्लाउड बेसिस पर अलॉट किया जाता है, इसलिए इसकी सारी जिम्मेदारी सर्विस प्रोवाइडर की होती है। अगला इसका लक्षण है, इस कंप्यूटिंग तकनीक में उपयोगकर्ता अपनी जरूरत तथा बजट के आधार पर सारी हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर रिसोर्सेस तथा कार्य समय सीमा का चयन कर सकता है। साथ ही कभी भी जरूरत पड़ने पर अपनी रिसोर्सेस को कम और ज़्यादा भी कर सकता है। लक्षण है, इस कंप्यूटिंग तकनीक में उपयोगकर्ता के द्वारा जितनी रिसोर्सेस का उपयोग किया गया होता है उतनी का ही उसे किराया देना पड़ता है, जिससे अतिरिक्त लागत बच जाती है। आगे हम जानते हैं टाइप ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, यानी क्लाउड कंप्यूटिंग के प्रकार क्या होते हैं। तो क्लाउड कंप्यूटिंग को 4 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 पर है पब्लिक क्लाउड कंप्यूटिंग। तो इस क्लाउड कंप्यूटिंग में यूजर का कोई कंट्रोल नहीं रहता है, यह प्रत्येक व्यक्ति के लिए अवेलेबल रहता है। पब्लिक क्लाउड कंप्यूटिंग कम सिक्योर होती है। अगला है हमारा प्राइवेट क्लाउड कंप्यूटिंग। तो प्राइवेट क्लाउड कंप्यूटिंग का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है गूगल ड्राइव, जिसमें आपके सभी डॉक्यूमेंट्स आपके ईमेल आईडी और पासवर्ड से सिक्योर रहते हैं। प्राइवेट क्लाउड कंप्यूटिंग को आपके अलावा कोई भी यूज नहीं कर सकता है। यह पब्लिक क्लाउड कंप्यूटिंग की तुलना में ज़्यादा सिक्योर रहती है। अगला है कम्युनिटी क्लाउड कंप्यूटिंग। यह कंप्यूटिंग किसी ग्रुप मेंबर के लिए रहती है, कोई और दूसरा व्यक्ति इसका यूज नहीं कर सकता है। किसी ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर ही इस ऑर्गेनाइजेशन की साइट पर अवेलेबल डाटा का यूज कर सकते हैं। अगला है हाइब्रिड क्लाउड कंप्यूटिंग। तो हाइब्रिड क्लाउड कंप्यूटिंग में 2 या ज़्यादा प्रकार के क्लाउड्स का यूज किया जा सकता है, जैसे इसमें पब्लिक क्लाउड कंप्यूटिंग और प्राइवेट क्लाउड कंप्यूटिंग दोनों का यूज किया जाता है, जिसमें किसी साइट पर कुछ डाटा सार्वजनिक तौर पर अवेलेबल रहता है और कुछ डाटा रजिस्टर्ड यूजर के लिए अवेलेबल रहता है। इसे हाइब्रिड कंप्यूटिंग कहते हैं। आगे हम जानते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विसेज कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले है इंफ्रास्ट्रक्चर्स एज ए सर्विस। सबसे बुनियादी क्लाउड सेवाओं की श्रेणी में आता है। यह एक क्लाउड कंप्यूटिंग मॉडल है जहां एक्सटर्नल क्लाउड प्रोवाइडर द्वारा व्यवसायों के लिए वर्चुअलाइज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर्स के पेशकश और प्रबंधन किया जाता है। इसके अंतर्गत कंपनियां स्टोरेज, सर्वर, डाटा सेंटर स्पेस और क्लाउड नेटवर्किंग घटकों को इंटरनेट के माध्यम से आउटसोर्स कर सकती है। आगे हमारा है प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। तो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के डेवलपमेंट, टेस्ट, डिलीवरी और मैनेजमेंट के लिए ऑन डिमांड एनवायरनमेंट की आपूर्ति को संदर्भित करता है। एक सेवा के रूप में यह आपको अपने सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को चलाने में लगने वाले रिसोर्सेस, प्रोक्योरमेंट, कैपेसिटी प्लानिंग, सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस, पैचिंग या किसी अन्य जरूरत की आवश्यकता को पूरा करता है। प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस को वेब या मोबाइल एप्लीकेशन बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। अगला है हमारा सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। तो एक पे पर यूज मॉडल के रूप में यूजर को सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन जैसे ईमेल, एडोब
और गूगल जी सूट ETC का इंटरनेट पर उपयोग करने देता है, यानी आपको किसी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करने के लिए उसे अपनी डिवाइस पर इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो इस तरीके से आज की वीडियो में हमने सीखा फ्यूचर स्किल क्या होता है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या होता है, उनके फ़ायदे और नुकसान के बारे में, बिग डाटा एनालाइज क्या होता है, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है, उनके प्रकार और उनकी सर्विसेज के बारे में। आगे आने वाली वीडियो में हम सीखेंगे वर्चुअल रियलिटी क्या होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होती है और उनके क्या फ़ायदे होते हैं। तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।